नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। आखिर क्यों वो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने जा रही है? क्या कांग्रेस की नजर भाजपा की ताकत पर है? देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जातीय पहचान की जड़ें गहरी हैं, लेकिन अभी तक देश के उत्तरी राज्यों की तरह यहाँ खुलकर कभी जातीय कार्ड नहीं खेला गया। इस बार कांग्रेस इसे हवा देने की पूरी तैयारी में दिख रही है। आपको याद ही होगा कि सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना की वकालत की थी। राहुल भी संख्या के आधार पर जातियों के नेतृत्व को मजबूत करने की बात कह चुके हैं। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर पहले से बहस जारी है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास वो कौन सा सियासी गणित है जिसके दम पर वो जातिगत जनगणना का दांव खेलने चाहती है। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी जो होना चाहिए, और पूरे जो हम कांग्रेस ने भी जनगणना का उठाया था। और यहाँ तक जो है, आप मध्य प्रदेश की बात है तो माननीय कमलनाथ जी ने तो 35% आरक्षण करा था। शिवराज सिंह चौहान जी तो 27% आरक्षण तक नहीं होने दे रहे हैं। तो ये क्या है, जो दिखावा जो करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के साथ चलावा कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ओबीसी है। इसके बाद भी जो है सबसे अत्याचार ओबीसी पे हो रहे हैं, और ये और ज्यादा होते जा रहे हैं। पिछले एक साल में भोपाल के जम्बूरी और दशहरा मैदान में भाजपा, कांग्रेस और अन्य संगठनों के जाति संबंधित सम्मेलन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे हर सम्मेलन में संबंधित जाति के लिए एक बड़ी घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस भी जातियों के महत्व को समझ रही है। उसके चुनावी वादों में भी जातिगत आयोगों, मंडलों के गठन, तीज त्योहारों पर सार्वजनिक छुट्टियों आदि का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सदैव से सनातन समाज को बांटने की राजनीति करती चली आई है। अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करना कांग्रेस पार्टी का शगल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज में प्रत्येक वर्ग, जिसमें पिछड़ा वर्ग की जातियां भी सम्मिलित हैं, उनके कल्याण और उत्थान के लिए अपने स्तर पर बेहतर प्रयास किए हैं। चाहे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात हो, या फिर अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण प्रदान करने की बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से इन विषयों में सफल हुई है। एक रिसर्च के मुताबिक मध्य प्रदेश में 65% मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं। वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एक अध्ययन बताता है कि प्रदेश की 50.09% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। 2011 की जनगणना के हिसाब से प्रदेश की आबादी का 21.1% हिस्सा एसटी और 15.6% एससी से आता है। चंबल, ग्वालियर और बुंदेलखंड सहित मालवा, भोपाल में पिछड़ी जातियों के बड़े गढ़ हैं। तो क्या इसी रास्ते से हर बार जीत का सूत्र निकलता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। भीड़ भारी तो पक्की दावेदारी। जी हां, चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को हर कसौटी पर कसकर देखना चाहती है। पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि इन यात्राओं के दौरान भीड़ जुटाने वाले दावेदारों के दमखम को पार्टी नोटिस करेगी। वहीं यानी कि टिकट पाने वालों को भीड़ जुटानी होगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसा जन समर्थन भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, क्या वैसा कांग्रेस की यात्रा को भी मिलेगा? एमपी में इस वक्त दो सियासी यात्राएं जनता के बीच हैं। एक कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा तो दूसरी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी पहले से ही मैदान में है। 3 सितंबर से 5 यात्राओं के जरिए पार्टी लोगों के बीच है। वहीं कांग्रेस ने गणेश चतुर्थी पर अपनी यात्रा लॉन्च की है। अब इन यात्राओं में उमड़ने वाली भीड़ ही इसकी सफलता को बयां करेगी। फिलहाल तो जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या यही प्यार कांग्रेस को भी मिलेगा? और जमहूरियत की बात करें तो जनता जिसके साथ है वही नेता है। कुल मिला के जन आक्रोश का अर्थ ही ये है कि जनता त्रस्त है, वो जनता आक्रोशित है। वो आक्रोशित है तो जन आक्रोश यात्रा की वो जनता हिस्सेदार है। वो हिस्सेदार है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनना भी तय है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक टिकट की लिस्ट जारी नहीं हुई है। यात्रा जरूर पहले लॉन्च हो गई है। इसी से जोड़कर सियासी गलियारों में ये चर्चा भी गर्म है कि यात्रा में भीड़ जुटाने वाली को पार्टी टिकट दे सकती है। कांग्रेस की यात्रा में टिकट पाने का एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है। हालांकि यही बात बीजेपी के लिए भी कही जा रही है, जबकि उसकी दूसरी सूची फाइनल होकर अटकी है। जिन कमलनाथ जी को लेकर इतनी बातचीत की जाती है, उन्हीं के खास सज्जन सिंह वर्मा ने इस यात्रा का बहिष्कार कर दिया कांतिलाल भूरिया जी को प्रभार देने के चलते। तो ये कांग्रेस के नेताओं का आक्रोश है, जिसकी अभिव्यक्ति कांग्रेस के नेताओं की इस यात्रा के माध्यम से हो रही है। तो दमखम तो उनका आपस में जो गुटबाजी उसमें नजर आएगा।
सियासी यात्राओं का महत्व तभी है जब उसे जन समर्थन मिले, यानी भीड़ जुटे। यही भीड़ वोट में तब्दील होती है। चुनावी साल है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के लिए यात्रा निकाल रही हैं। जमीन पर रणनीति बना रही हैं। कोई आशीर्वाद मांग रहा है तो कोई आक्रोश व्यक्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की भी यही वजह है। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि MP से आदि शंकराचार्य का क्या नाता रहा है। 108 फीट की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, आदि गुरु का मध्य प्रदेश से गहरा नाता। 4 खास जगह ओमकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा। CM शिवराज का 9 फरवरी 2017 को लिया गया आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगाने का प्रण 6 साल बाद 21 सितंबर 2023 को पूरा होने जा रहा है। केरल के जन्मे आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की भी यही वजह है। आइए बारी बारी से आपको बताते हैं MP से आदि शंकराचार्य का क्या कनेक्शन रहा है। ओमकारेश्वर से नाता। आदि शंकराचार्य की अल्पायु में ही उनके पिता का निधन हो गया था। 8 वर्ष की उम्र में आचार्य शंकर मां की आज्ञा से गुरु की खोज में घर से निकल गए। वे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई। गुरु मिले और 3 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। यहीं पर उन्होंने नर्मदा अष्टकम की रचना की थी। अमरकंटक से नाता। मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहां से उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा यात्रा आरंभ की थी। उज्जैन से नाता। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के दौरान आदि शंकराचार्य यहां पहुंचे थे। रीवा से नाता। देश में 4 पीठों की स्थापना के बाद देश भ्रमण पर निकले आदि शंकराचार्य रीवा के बीहर नदी के किनारे आश्रम में 1 सप्ताह रुके थे। वे इसे 5वें मठ के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन दूसरे मठों की तरह उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पूर्व वे गोलोकवासी हो गए। तभी से संत समाज इसे पंचमठा कहने लगा। आदि शंकराचार्य जी का संबंध इस प्रकार से है कि जब पूज्य श्री शंकराचार्य जी अपने सनातन धर्म की परंपरा की स्थापना करने के लिए भारतवर्ष के चारों कोनों में, जैसे ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ आदि की स्थापना करने के उपरांत जब वो दक्षिण से उत्तराखंड की यात्रा करने लगे, उनके मन में एक ऐसी कल्पना जागृत हुई कि 4 मठों की स्थापना करने के उपरांत हम 5वें मठ की स्थापना अपने भारत भूखंड की मध्य धरती पर करेंगे। हाल ही में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वैदिक रीति रिवाज के साथ रीवा जिले के पंचमठा धाम में मठ और मंदिरों का लोकार्पण किया था। इसी परिसर में कई वर्षों से संस्कृत विद्यालय भी लगता है, जहां पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और OBC विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह को दतिया से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। यादव ने दिग्गी को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ मैदान में उतारने की मांग की है। इसके लिए यादव ने बकायदा PCC चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए दतिया से टिकट की मांग की है। दामोदर सिंह यादव पहले कांग्रेस से पिछड़ा वर्ग के लिए 126 सीटों की मांग कर चुके हैं। दामोदर सिंह यादव से इस पूरे मामले में हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने बात की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। जहां आज आक्रोश यात्रा निकली है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग जो विभाग है कांग्रेस का, उसके उपाध्यक्ष हैं दामोदर सिंह यादव। उन्होंने पत्र लिखा है कमलनाथ जी को और सुरजेवाला जी को। 2 पत्र लिखे गए हैं और उन्होंने इस पत्र में मांग की है कि जो दिग्विजय सिंह जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गृह मंत्री के खिलाफ जो है उतारा जाए मैदान में। दामोदर सिंह यादव जी हैं। दामोदर जी, आखिर दिग्विजय सिंह को क्यों दतिया से आपने मांग की? आपने 126 टिकटों की पहले मांग की OBC वर्ग के लिए, अब दिग्विजय सिंह जी दतिया में उतरे, ऐसा क्या? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी लगातार दतिया की चिंता करते आए हैं। कई बार उन्होंने मुझसे कहा भी कि जो वहाँ गृह मंत्री हैं वो दमनकारी नीति चला रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करवा के उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं। और जब वो इतनी चिंता कर रहे थे और स्वाभाविक तौर पे उन्होंने घोषणा की थी, मैंने भी उनको पत्र लिखा था, जो मीडिया ने बहुत कवरेज किया था, और उन्होंने लगातार कहा कि हम आंदोलन की शुरुआत दतिया से ही करने वाले हैं। तो दतिया के कार्यकर्ताओं में उनके प्रति काफ़ी उत्साह है और बहुत उम्मीद है।
तो कल जब परसों हम सब साथी बैठे थे तो सभी साथियों ने कहा कि जब कोई बड़ा नेता किसी एक सीट से चुनाव लड़ता है तो उसके आसपास की 10-15 सीटों पर असर पड़ता है। ग्वालियर अंचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे। अब अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आके दतिया से चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि नरोत्तम मिश्रा जी को वो बड़े अंतर से हराएंगे भी और आसपास की सारी सीटों पे बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस के पक्ष में माहौल और मजबूती से बने। तो दामोदर सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि ओबीसी वर्ग को जहां 126 टिकट मिलने चाहिए प्रदेश में, वहीं दिग्विजय सिंह को दतिया से चुनाव लड़वाना चाहिए, जिससे कांग्रेस विजय की ओर बढ़ सके और गृह मंत्री को दतिया से हराकर प्रदेश में कांग्रेस अपना झंडा लहरा सके। कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ना चाहती हैं। इसी क्रम में रीवा से कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया। विंध्य के कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। मंगलवार को रीवा के किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में कांग्रेस नेताओं के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद यात्रा की शुरुआत हुई है। पूरे प्रदेश में 7 यात्राएं हैं और हम लोग सीधे जनता के बीच में उनकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो आक्रोश जनता में है वो उजागर होकर आने वाले चुनाव में परिवर्तन की लहर होगी। क्या माना जाए इस बार कांग्रेस वापसी? इधर विधायक जीतू पटवारी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने मंगलवार को मंदसौर पहुंचे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के साथ कुलदीप इंदौरा, अर्चना जायसवाल, विधायक कुणाल चौधरी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने इस यात्रा को शुरुआत किया हमने मंदसौर से मालवा, ये पावन जगह जहां पर पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े हैं। आने वाले समय में आप देखोगे आक्रोश सर चढ़ के बोलेगा, सड़क पे बोलेगा, घर घर में बोलेगा। इधर गंजबसौदा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं और किसानों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी आरोप लगाए। हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वो यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा में आ रहे हैं, साथ में शहर में घूमेंगे। इसके बाद एक आम सभा है नेहरू चौक पर, उसके बाद उनका पहले प्रोग्राम गुलाबगंज का था, मगर अभी मालूम पड़ा है खुरई जाएंगे, खुरई से फिर गुलाबगंज और फिर विदिशा का कार्यक्रम है। इधर मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का लाभ हर वर्ग की महिलाएं उठा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने महिलाओं को समाज में खुलकर जीने की राह दिखाई है। अब उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। हरदा जिले की तकरीबन 1 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। उनके लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। जिले की महिलाएं शिवराज सरकार की इस योजना से बेहद खुश हैं और शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद कर रही हैं। शिवराज सिंह ने जो भी योजना चलाई वो अच्छी है और उसमें हमारा बहुत लाभ हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना है, जैसे लाडली बहना की योजना है, ये भी अच्छी है। इसमें हमारा सारा भरण पोषण, इसमें सब जरूरतें हो रही, जरूरत का सामान भी ले सकते अपने लिए और बाकी सबको इससे लाभ हो रहा। आगे चल के इसके 3000 रुपए होंगे, उससे भी हमारा कई फायदा होगा। खूब हो रहा है भैया, अपन तेल सामान ले रहा है, उन्ना कपड़ा ले रहा है, मई माए के जा रहा है, और का हो रहा हो। अच्छा, ये जानकारी है, पैसे कौन डाल रहा है? हाँ, कौन डाल रहा है पैसे? शिवराज सिंह। ये योजना है तो आपने वोट देने का मन किसको बनाया है? हम को बनाया हमने तो भाई साहब। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सशक्त बनकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शिवराज सरकार द्वारा हर महीने 1250 रुपए की राशि मिलने के बाद महिलाओं में काफी प्रसन्नता देखने को मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि 1250 रुपए की राशि मिलने के बाद उनको घर का खर्चा चलाने में काफी सहायता मिली है। लाडली लक्ष्मी बहना के ये पैसे हमारे बहुत काम आ रहे हैं। जैसे घर की दिक्कतें घर की, जो हम बच्चों की फीस,
घर सामान में जो कम पड़ते हैं हम कर देते, उसी में यूज कर रहा है, हमें बहुत इससे फायदा मिला। तो ये योजना कैसी योजना चल रही है? अच्छी योजना है या कैसी योजना है? सही योजना है, बढ़िया योजना चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। सरकार की इस योजना का लाभ हर वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने महिलाओं को समाज में स्वाभिमान के साथ जीने की राह दिखाई है। INH न्यूज के लिए हरदा से ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। इधर धार के धर्मपुरी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते कई बस्तियां, दुकानें और मकानों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित जनता ने मनावर खलगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल नर्मदा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घरों में और दुकानों में पानी घुस गया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने प्रभावितों का कोई भी सहयोग नहीं किया है। 3 दिनों से नगर में बिजली भी नहीं है और न ही खाने और पीने का इंतजाम किया गया है। इधर पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद भी बप्पा के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। झाबुआ के राजा और मेघनगर के राजा को धूमधाम से महा पंडाल में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि 15 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर यहाँ की विद्युत साज सज्जा और भगवान का प्रतिदिन अलग अलग रूपों में श्रृंगार विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। झाबुआ के राजा की रात्रिकालीन आरती 8:30 बजे। गणपति बाप्पा ने मेघनगर राजा की महास्थापना की और हम लोगों ने मुंबई के लालबाग के तर्ज में मेघनगर के राजा का आज महाआरती करके पंडाल खोला। आज का देख सकते हैं हम, आज चरण आगमन में बारिश होते हुए भी बहुत सारे श्रद्धालु आए और आज आरती का लाभ लिया, साथ में चरण आगमन का लाभ लिया। स्थापना हुई, महास्थापना हो चुकी है। बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। भक्तजन कस्तूरबा मार्ग के रहवासी हम सब हर्षोल्लास के साथ बाबा की आरती करते हैं। प्रातः 10 बजे होती है आरती। सायंकालीन आरती में पूरे नगर की जनता, धर्मप्रेमी जनता बड़ी श्रद्धा उमंग के साथ और बड़ी भीड़ के साथ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।